हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज फेडरलिज्म। अगर हम फेडरलिज्म का लिटरल मीनिंग देखते हैं सबसे पहले कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो अगर हम फेडरलिज्म का बेसिक मीनिंग देखें, सो दैट इज डिविजन ऑफ पावर। डिविजन ऑफ पावर मतलब पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड करना ताकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सके, इजी हो सके, राइट। जैसे कि मैंने इस इमेज में भी डिपिक्ट कर रखा है दैट वी हैव अ नेशनल गवर्नमेंट, ओके, व्हिच गवर्न्स एट द नेशनल लेवल, व्हिच टेक केयर्स ऑफ द होल नेशन, राइट। देन वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स, राइट। हमारे जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर क्या होती है, रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द नेशन। लाइक इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट, so first we have the central government, the union government, then we have the state government, and then we have the local government. That is the third tier of our system, right? So we have three-tiered government. Likewise, only many nations have two-tiered government, but there is a power sharing. There is a division of power between different levels to make the administration easy as well as to promote the unity of the nation, right? तो अब हम इस चैप्टर में फेडरलिज्म के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में फेडरलिज्म कैसे है, क्या है मतलब, ठीक है। और इंडिया में फेडरलिज्म को किस तरीके से अडॉप्ट किया गया और किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो हम वो सारी चीजें देखेंगे। लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का मतलब है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कंट्री में ऑब्जर्व करते हैं जिससे पता चलता है कि इस कंट्री में फेडरलिज्म है, तो हम वो सारी चीजें देखेंगे। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ फेडरेशन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है। फर्स्ट इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हम दोनों का मतलब देखेंगे और दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे कि किस कंट्री ने किस टाइप ऑफ फेडरेशन को अडॉप्ट किया हुआ है और उसका डिफरेंस क्या हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को हम फेडरल कंट्री कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ऐसा क्या मतलब इंडिया ने कौन से ऐसे फीचर्स अडॉप्ट कर रखे जिससे हम इंडिया को क्या कहते हैं, फेडरल कंट्री कहते हैं। उसके बाद है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन है फेडरलिज्म का इंडिया में, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग होती है, तो किस तरीके से हमारे में पावर शेयरिंग है, क्या क्या पावर्स किस किस लेवल पे कितनी कितनी डिवाइड है और किस पे क्या इंटरडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म जो हमारे इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा है फॉर द easy administration of the country। उसको हम डिटेल में समझेंगे in which we will discuss about our local governments in the urban areas as well and in the local areas as well, okay। so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे व्हाट इज फेडरलिज्म से। हम फेडरलिज्म का मतलब देखते हैं, ठीक है। सो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का क्या मतलब है कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में एरियाज डिवाइडेड है, राइट, बाउंड्रीज है ना डिवाइडेड, उन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमारी अथॉरिटी डिवाइडेड है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट फेडरलिज्म इज, एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ये सारी यूनिट्स वर्क करती हैं तो उनके अंडर पावर कैसे डिवाइड हो रखे, दैट व्हाट फेडरलिज्म मीन्स, ठीक है। सो फेडरलिज्म क्या होता है, दैट इज डिविजन ऑफ पावर from central authority to provincial authorities. Here we can say the state and here we can say the local government, okay। so provincial यहाँ पे इसलिए बोल रखा है because it basically bounds the state government as well, local government as well, provinces, everything of every nation, okay। so that what federalism means। next बढ़ते हैं हमारे unitary system versus federations। देखिए फेडरलिज्म का मतलब हमने देखा that what does federalism means, that is power dividing, right, division of power, division of
पावर, लेकिन अगर ये डिवीजन नहीं हो रहा है तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं? जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हमारे 2 केसेस देखे थे, वी हैव सीन द केस ऑफ बेल्जियम एंड द केस ऑफ श्रीलंका, राइट? तो बेल्जियम में तो पावर डिवीजन हुआ, तो मीन्स इट हैज अडॉप्टेड व्हाट? फेडरलिज्म। लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। सो श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका हैज अडॉप्टेड द यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? दैट आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और दी सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर या तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है तो जो उसकी सब यूनिट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर आती है। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करती है और उनके काम को बस डिवाइड कर देती है ताकि बर्डन ना हो, ठीक है? Whereas in a federal system, what this federal system says that the central government cannot order the state government to do something. Central government impose नहीं कर सकता state government पे कुछ भी करने के लिए. They can discuss, they can debate, they can have the discussion on it, but they cannot impose anything on the state government. Okay, so that what is the difference between a unitary system and a federal system. Okay, next is, so now we will talk about the features of federalism. Features of federalism का क्या मतलब होता है? That what are the basic features we see in a country which has adopted the federalism. ठीक है, so we have here the 7 features of federalism. The first and the basic, very basic feature of the federalism is the multiple tiers of the government. मतलब गवर्नमेंट की डिफरेंट लेयर्स होती है जिसमें वो क्या करती है? रूल करते हैं. जैसे अगर हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, so we have the central government. Okay, then we have the state government and then we have the local government, right? हमारे 3 टायर्स में डिवाइड हो रखी है पावर. द सेंटर which talk about the whole nation, which take decisions for the whole nation, right? State government takes the decision for their particular state, and local government, इसमें भी हम डिविजन करते हैं, that is of rural and urban. ठीक है, अर्बन एरियाज के लिए हमारे म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं. रूरल एरियाज के लिए हमारे पास पंचायत होती है, समितिज होती हैं. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन में. तो ये मल्टीपल टायर गवर्नमेंट है, मतलब हमारी जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड हुआ है. सिटीजन सेम है बट उनका उन पर रूल अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट करती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेट जुरिस्डिक्शन. सेपरेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे हर टायर का अपना एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन एरिया होता है. जैसे हम हिंदी में कहते हैं, अगर हम प्रॉपर नेम दे हिंदी में, सो दैट इज कानूनी अधिकार क्षेत्र होता है उनका. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किस किस मैटर पर कौन सी गवर्नमेंट कौन सा कानून बनाएगी. ठीक है, जैसे टैक्स कलेक्शन पे है या एडमिनिस्ट्रेशन पे है, वो पहले से डिवाइड होता है कि किस सेक्शन पर कौन सी गवर्नमेंट का रूल होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सपोज हम एक सोचते हैं डिफेंस. ओके, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स. डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स की अगर हम बात करें, सो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इट्स जुरिस्डिक्शन ओवर देयर. ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर क्या ले सकती है? अपने डिसीजंस ले सकती है. स्टेट गवर्नमेंट हैज नो रोल टू से इन इट. ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं पुलिस एंड एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो वहां पर अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने अलग अलग स्टेट्स के लिए अपने अलग अलग डिसीजंस ले सकती है. सो दैट इज व्हाट सेपरेट जुरिस्डिक्शन. दी डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज द डिफरेंट जुरिस्डिक्शन एरियाज, ओके, व्हिच आर ऑलरेडी रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारा थर्ड फीचर ही आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी. कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का मतलब क्या है कि जो अलग अलग टायर्स है और उनकी जो पावर्स है, ठीक है, उनके जो जुरिस्डिक्शन एरियाज हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, वो सारे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. दे आर नॉट कि किसी ने बोल दिया और हाँ ये हो गया और कोई और कल कुछ और बोल देगा तो वैसा हो जाएगा. नहीं, दे आर प्रॉपरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन सबकी एग्जिस्टेंस, इन सबके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जिससे गारंटी होती है कि ऐसे कोई भी कुछ भी मुंह उठा के नहीं बोल सकता. ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो है वो दूसरी गवर्नमेंट को किसी उनकी बेसिक पावर्स को खत्म नहीं कर सकती. कि जिनका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है तो स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पावर को खत्म कर देगी. लाइक दिस इट कैन नॉट हैपन इन दी
federal country. Okay, it is all mentioned in the constitution. We have the constitutional guarantee. Next आता है हमारा mutual consent for amendments. म्यूचुअल कंसेंट फॉर अमेंडमेंट. म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या है कि जैसे सपोज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक प्रोविजंस या रूल्स में कोई चेंजेस लाने हैं, वी वांट एनी चेंजेस इन द बेसिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसके लिए यूं नहीं है कि जिसका मन किया उसने कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर वो चेंजेस दोनों ही दोनों या जैसे हमारे में 3 टायर गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट या तीनों गवर्नमेंट के लेवल्स को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम अकेले सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट उसके लिए डिसीजन नहीं ले सकता कि ठीक है इसको चेंज कर दो. नो, इफ दे आर अफेक्टिंग बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सो बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का वहां पर जो उनका पॉइंट है, ओपिनियन है, वो सुना जाएगा, उस बेसिस पे अमेंडमेंट होगा. अगर दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होता है तो ही अमेंडमेंट हो सकता है पावर्स में, अदरवाइज नहीं हो सकता. नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि जैसे कोर्ट्स है और बिल्कुल टॉप पर हमारा क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट. वी हैव नी सुप्रीम कोर्ट एट दी टॉप. सुप्रीम कोर्ट हमारा एक तरह से ना अंपायर होता है. ओके, ठीक है, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, ऐसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, अंपायर होता है. को अगर जैसे सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स को लेकर कोई झगड़ा है या कोई कंफ्यूजन है, तो जुडिशरी हैज द पावर टू इंटरप्रेट इट. इंटरप्रेट का मतलब होता है इट कैन एक्सप्लेन द पावर कि नहीं ऐसा है और ऐसा आपने किया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइकवाइज, ठीक है. सो कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल माना जाता है ताकि बैलेंस बना रहे. वी हैव अ चेक बैलेंस system in the India as well. Okay, so that what judicial interpretation here means. Next आता है हमारा financial autonomy. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है तो उनको चलाने के लिए जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसके सोर्सेस ऑलरेडी डिवाइडेड होते हैं, ठीक है. अब उनको ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चलने के लिए क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए. अब वो रेवेन्यू आएगा कहाँ से, कौन सी गवर्नमेंट किस सेक्शन से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, वो ऑलरेडी डिवाइडेड होता है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ स्पेसिफाई होता है कि कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ताकि कोई लेवल पैसे के लिए मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो जाए, जिस वजह से उनको कोई प्रेशर लेना पड़े या कोई बायसनेस हो, ठीक है. सो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. हमारा लास्ट फीचर आता है दैट इज द डुअल ऑब्जेक्टिव्स. डुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द फेडरलिज्म. डुअल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है कि फेडरल सिस्टम में फेडरल सिस्टम के बेसिकली 2 मेन मकसद होते हैं. द फेडरल सिस्टम हैज 2 मेन एम्स, दैट इज द to safeguard and promote the unity. I'll write here to safeguard and promote the unity. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देश की एकता को बनाए रखने और उसको मजबूत रखने के लिए फेडरलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है दैट एवरी कंट्री शुड अडॉप्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. ऑब्वियसली ये तो हमने कहाँ देखा, वहां पर भी देखा, बेल्जियम और श्रीलंका के केस में भी देखा दैट इफ यू हैव डाइवर्सिटी यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट फेडरलिज्म, यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट पावर शेयरिंग, जिससे किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो रिलीजन के बेस्ड पे हो, चाहे वो क्लास के बेस्ड पे हो, चाहे वो एथनिसिटी के बेस्ड पे हो, उनको एलिनेशन फील नहीं होता, लेफ्ट आउट फील नहीं होता. एंड थ्रू फेडरलिज्म वी कैन अकोमोडेट दैट रीजनल डाइवर्सिटी, राइट. सो ये सब थे हमारे. Now the term comes of the types of federation. ठीक है, तो basically we have 2 types of federation coming together and the holding together. सबसे पहले हम फेडरेशन का मतलब जानते हैं. तो फेडरेशन का मतलब होता है नेशन. ओके, नेशन है देश, ठीक है. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ देश, नेशन मतलब इसको भी हम समझेंगे ना, सो वी विल गेट टू नो कि देखो अब सबसे पहला टाइप समझते हैं दैट व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन. सो कमिंग टुगेदर का मतलब है कि जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स को लगता है कि अकेले रहने से बेटर है कि हम सब साथ मिलकर एक बड़ा और मजबूत देश बनाएं, दैट व्हाट हियर कम्स द कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वी हैव क्लियरली 6 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्टेट ए, state B, C, D, and E and F. Okay, so we have 6 independent states and they have come together by their own consent. उनको किसी ने फोर्स नहीं किया है, ठीक है, उन सब ने म्यूचुअल कंसेंट से एक साथ आए हैं एंड दे हैव मेड अ फेडरल नेशन. ठीक है, अब इसका मतलब है, मतलब
अब पहला रीजन कि ये लोग करते क्यों हैं, सी यहाँ पे हमने देखा दैट दे आर एक्चुअली वेरी स्मॉल स्टेट्स, तो व्हाट दे फील इज कि अगर वो साथ आएंगे, ठीक है, तो उनकी क्या होगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी, दे विल हैव मोर सिक्योरिटी, ठीक है, दे विल हैव मोर स्टेबिलिटी, राइट, सिक्योरिटी और स्टे। अब अकेले एक छोटा देश होने से बेटर है कि बहुत सारे देश जो हैं छोटे छोटे वो एक साथ मिलकर आ जाएं, ठीक है, उनसे क्या होगा कि उनकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी रहेगी, उनकी आइडेंटिटी भी बनी रहेगी, दे विल नॉट लूज देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसीलिए कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जो होता है वो सेंटर पावरफुल नहीं होता, मीन्स सेंटर जो है वो एकदम एक्सट्रीम पावरफुल नहीं होता, स्टेट्स के पास एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावर होती है, लाइक वी हियर in India, if we talk, so center has the more power than the state government, right? But in coming to other federalism, what is there is कि जो states हैं उनके पास most of the power already होती है, because they are the already sovereign states and they have come together just for having the stability and the security from other like rivalries, okay? So likewise इसका सबसे major example है USA। USA जो था वो सबसे पहले जो था, USA is basically 13 independent states. USA is not a country. It is coming together federalism. So पहले वो 13 इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है, तो इसलिए वहाँ क्या कहते हैं वो लोग, उनको लगा कि फॉर मोर सिक्योरिटी वी शुड कम टुगेदर, सो दे हैव मेड अ पर्टिकुलर कंट्री, दैट्स व्हाई इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर यूनाइटेड बाय देयर ओन म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे उनके जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनके पास पावर ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद द स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब यहाँ से हमें खुद ब खुद होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो है वो एक तरीके से खुद ही क्लियर हो जाता है। होल्डिंग टुगेदर का मतलब है साथ लेकर चलना, दे आर नॉट कमिंग टुगेदर, वो खुद नहीं आ रहे हैं, हम उनको लेकर चल रहे हैं, ठीक है, हम उनको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं, फेवर ऐसा कुछ दे रहे हैं जिससे वो हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, सो वी हैव प्रिंसली स्टेट्स, right, we know that we have princely states and provinces, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाए थे जिससे इन प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ ला सके। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्पेशल केसेस भी थे, ठीक है, जिससे जो इंडिया में यूनाइट होने के लिए मना कर रहे थे, लाइक वी सॉ द केस ऑफ हैदराबाद, वी सॉ द केस ऑफ कश्मीर, वी सॉ द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो इन सब ने बहुत मना किया दैट विल नॉट कम, लेकिन हमने इनको लाया, कैसे लाया, इनको कहीं ना कहीं कोई फेवर पकड़ा के, लाइक वी गेव इट ऑटोनॉमी टू देम, ओके, हमने उनके ऑटोनमस काउंसिल्स बनवाए, उनकी खुद की पावर बनवाई, लाइक फॉर कश्मीर एज वेल वी गेव आर्टिकल 370 फॉर देम, राइट। सो ऐसे हम उनको बांध के चल रहे हैं कि चलो हमारे साथ, वी आर फोर्सिंग देम बाय गिविंग देम सम फेवर्स दैट प्लीज कम टुगेदर विद अस, ओके। सो दैट इज व्हाट होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म मीन्स। एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस रिसेंटली वी कैन ऑल्सो सी दैट वी हैव न्यू नेशंस एज वेल। जैसे कि हम देखें तो हमारा पहले पंजाब हरियाणा एक था, बट अब वो डिवाइड हो गया, वाई, बिकॉज ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना रहे और सब लोग साथ मिलके चले। बेसिकली ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्रीज में होता है ताकि सारे कल्चर्स को हम साथ में लेके चलें, ठीक है। और इसमें हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है देन दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसको होल्ड करके चलना है ना, सो वी नीड अ पावरफुल गवर्नमेंट। वो कमिंग टुगेदर थे, वो तो ऑलरेडी साथ में आए हुए हैं खुद ब खुद, तो उनको किसी का ऐसे सुपरविजन की जरूरत नहीं है, बट इन होल्डिंग टुगेदर वी नीड अ सुपरविजन। For that, we have to make the central government more powerful than the all the state governments. Okay, so these are what the two types of federation we have discussed. Okay, we have also discussed the reasons why they, like in coming together we discussed why they come together, and in holding together we discussed why we have to hold them together. Why? To accommodate the diversity, to accommodate all the cultures. Okay, to avoid the alienation and the left out feeling. Right. So these, now we have discussed the two types of federation. Now we will move into the Indian context. We will discuss about the Indian federalism. Okay, how federalism is practiced in India, what makes India a federal country. So let's just get into that. Now we will see what makes India a federal country. ठीक है, इंडिया को हम फेडरल कंट्री बोलते हैं, ठीक है, बट क्यों बोलते हैं हम वो देखेंगे। We have seen the 7 features of federalism, right?
फेडरल कंट्री में क्या क्या होना चाहिए। तो वो वही कंपैरिजन हम इंडिया के साथ करेंगे कि क्या इंडिया में वो भी चीजें हैं जिससे हम उसको फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, सर उससे पहले हम देखते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म मीन्स कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है दैट इंडिया इज अ फेडरेशन। सो ऑल्दो the word federation is not explicitly mentioned in the constitution, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया हुआ है that India is a federation. In Indian constitution it is written that India is a union of states. ठीक है, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया that India is a holding together federation, right? Now, so the Indian Union is built entirely on the foundational principles of power sharing and federalism. Means India is a federal country, but in the constitution it is not explicitly mentioned that yes, India is a federation. लेकिन उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। क्यों फिर हमने ऐसा अडॉप्ट क्यों किए? क्यों? Because India is a very vast and the diverse country, and without adopting federalism, without adopting power sharing, the India cannot run. Okay. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीइंग अ फेडरल कंट्री, दैट इज द मल्टीपल टायर्स, है ना। याद होगा आपको सबसे पहला फीचर क्या है हमारा, दैट India should be a multiple tiered nation, right? So we know that originally when India got independence, so we have a two-tier system. Two-tier system means we have two layers of government. First is the central government, the union government, and second is the state government. Okay, so what union government does, it represents the entire nation of India. ठीक है, ये सारे national interest को manage करता है, whereas the state government represent the localized रीजनल इंटरेस्ट, मीन्स पर्टिकुलर स्टेट के इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट करती है। अब जो थर्ड टायर है विच वी कॉल दी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ये बाद में ऐड हुई है, but still we have it. That is why we call India as a three-tiered system. Okay, so we have panchayats for the rural areas and we have the municipalities for the urban areas. We will read both these in the decentralization part in more detail. ठीक है, so पंचायत बेसिकली क्या होती है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो विलेज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, whereas municipalities क्या होती है, वो अर्बन लोकल बॉडीज होती है। ठीक है, जो सारे सिविक मैनेजमेंट टाउन्स और मेट्रोपॉलिटन सिटीज को हैंडल करती है। ठीक है, हमारा पहला फीचर जो था फेडरलिज्म का, वो था मल्टीपल टायर सिस्टम, वो हमने कंप्लीट कर लिया दैट यस इंडिया हैज अ मल्टीपल टायर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेपरेट जुरिस्डिक्शंस। द सेकंड इज सेपरेट जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे मैंने 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स क्यों लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ सेपरेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, क्यों? देखो हमने सेपरेट जुरिस्डिक्शन में क्या पढ़ा था कि दैट ऑल द टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नेंस। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एरियाज पे काम करती है, स्टेट कुछ एरियाज पे, और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो कुछ एरियाज पे काम करती है, राइट? ऐसे हमने पढ़ा था। सो इन इंडिया वी हैव 3 लिस्ट, ठीक है, जो इन एरियाज को डिवाइड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस पे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किस किस पे काम करेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जो नेशनल इंटरेस्ट के एरियाज में काम करती है, लाइक द डिफेंस ऑफ द नेशन, द फॉरेन अफेयर्स, द बैंकिंग एंड द करेंसी, द कम्युनिकेशन। ठीक है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट हैव अ वर्ड इन इट। ओके, नाउ द स्टेट लिस्ट। ओके, तो जो स्टेट के इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं, जो स्टेट खुद के पर्सनलाइज्ड उनमें ऑर्डर्स लेके आता है। ठीक है, क्योंकि एवरी स्टेट हैज़ अ डिफरेंट कम्युनिटी, हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंट डिमांड, तो उनके अकॉर्डिंगली इन सब मैटर्स में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। Like the police force, okay, every state has a different police force, trade and commerce, agriculture, irrigation facilities, only state government can make laws on it. Okay, next is the concurrent list. Concurrent list क्या होती है, जिसमें दोनों सेंटर का भी जो होता है, सेंटर का भी हम ओपिनियन लेते हैं और स्टेट का भी ओपिनियन होता है। ठीक है, दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो इसमें अपना ओपिनियन देते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉमन इंटरेस्ट। ये नेशनल इंपॉर्टेंस भी लेता है और स्टेट
के लिए भी इसका पर्सनलाइज इंटरेस्ट होता है. सो लाइक द एजुकेशन सिस्टम, द फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, द ट्रेड यूनियन, द मैरिज एंड सक्सेशन, दैट इज द अडॉप्शन ऑल्सो भी हियर. सो इसमें क्या होता है कि सेंटर भी अपना ओपिनियन देता है, स्टेट भी देता है. तो अगर उनके ओपिनियंस कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो उसमें हम सेंटर का ओपिनियन मानते हैं. इन अ कॉन्फ्लिक्ट द सेंटर लॉ प्रिवेल्स, जो सेंटर एडवाइस करता है फिर वो होता है. ठीक है, बिकॉज सेंटर ऑब्वियसली इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, सेंटर हैज द मोर पावर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारी asymmetric federal power. Asymmetric federal power means that all the states do not have the equal power, right? And also the center is more powerful. Like we know that India is a holding together federation, so center is more powerful than all the states, and all the states do not have equal power. Okay, because we have provided some of the states more autonomy or more favor to come them and emerge in the India. Okay, so now first is the residuary subjects, जो हमारे special power में आते हैं, that is the residuary subjects. Let me change the color of the pen. ओके, सो फर्स्ट आते हैं हमारे रेजिडरी सब्जेक्ट्स. रेजिडरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो 1947 मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है उसके बाद आए हैं. ठीक है, अब जैसे बाय द टाइम पासेस, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, हमारे एरियाज जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी बढ़े. ठीक है, तो उन पे कौन लॉज बनाएगा, उनको कौन कंट्रोल करेगा. सो लाइक if we talk about in the residuary subject, we have the computer software. Okay, we have the telecommunication. Like these types of things are emerged later, very much later after the constitution was formed, right? So all these things were legislated solely by whom? The union government. Why? Because union government is more powerful in India. Likewise, we talk about the Article 371. Like under a holding together model, not all states have the equal power. So the states like Assam, Nagaland, Mizoram hold special constitution provisions. ठीक है, तो we have discussed this as well. Okay, that there it comes that we have a asymmetric federal powers. Next is the union territories. Like if we talk about the Chandigarh, the Delhi, so they don't have so much area and so much population that they can gain a state name. Like we cannot call them a state because they don't have that much population and that much territory. So what it does is that it is directly governed by whom? The union government. Why? Because they are more powerful. Again, here it comes the asymmetric federal power. ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ दिस पावर इज प्रोटेक्टेड. हाउ दिस पावर इज प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है कि अब वी नो दैट सेंटर इज मोर पावरफुल, तो सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट पे कोई भी अपना ऑर्डर इम्पोज कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है. तो ऐसे कैसे होगा? नो, दिस इज नॉट लाइक दैट. ओके, इट इंडिया हैज एन अनऑल्टरेबल स्ट्रक्चर. मीन्स वो इतनी आसानी से चेंज होने वाला स्ट्रक्चर नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से अमेंड नहीं हो सकता है. वी नीड म्यूचुअल कंसेंट. दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, दैट वी नीड म्यूचुअल कंसेंट. अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को अफेक्ट करता है, राइट, सो वी नीड ओपिनियन ऑफ दोज एज वेल to pass that law or to pass that order. Okay, so there is a power sharing between the union and the states. Okay, is basic to the constitution. So parliament cannot unilaterally change the structure. Parliament अपने आप ही, parliament means central government, means वो अपने आप ही अपनी मर्जी से change नहीं कर सकता है. Any proposed amendment must be passed by both the houses with the 2/3 majority. ठीक है, ऑल्सो रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. मतलब हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स उस ऑर्डर को पास करने चाहिए, दैट यस इट इज ओके, वील अप्रूव इट. ओके, लाइक दिस. सो ऐसा नहीं है कि सेंटर पावरफुल है तो स्टेट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, स्टेट के पास कोई ऑटोनॉमी ही नहीं है, ऐसा नहीं है. ओके, सो वी हैव अ प्रॉपर unalterable structure. I cannot say unalterable, I will say rigid structure. It is not such a soft and flexible structure कि जिसको सेंटर जब मन चाहे जब चेंज कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट एज आर्बिटर. मतलब इसका मतलब है द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमारे पार्लियामेंट को ऐसे ही कोई भी पावर अपने आप ही कुछ चलाने को नहीं दे सकती कि जो पार्लियामेंट मन चाहे वो करे. नो, वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट व्हिच कीप्स अ चेक एंड बैलेंस ऑन दी पार्लियामेंट, ऑन दी गवर्नमेंट, राइट. सो जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ फेडरलिज्म. So judiciary plays a critical role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and the power distribution. ठीक है. Now in case of any dispute, suppose कोई dispute हो जाता है, division
स्टेट और सेंटर के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, स्टेट और स्टेट के बीच में भी हो सकता है, स्टेट वर्सेस स्टेट भी हो सकता है। तो कुछ भी ऐसे कोई भी डिस्प्यूट होता है, सो यहाँ पे कौन बीच में आता है इनको रिजॉल्व करने के लिए, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट court of the India, right? So the high courts and the supreme courts are constitutionally empowered to step in and resolve the conflict and deliver a binding final decision. Binding final decision का मतलब है कि इनको मानना ही पड़ेगा. You cannot say a no in it, or you cannot suppress the judiciary. You have to like you have to obey that a decision of the Supreme Court. Okay, that at what is called a independent judiciary do we have in India. That's why India is a federal country. So we have discussed the features, the main features why an India is called a federal country. Even in constitution, it is not mentioned that India is a federation. Still, India is a federal country because we have adopted the major features of being a federal country in the whole world, I can say. Okay, next. So next is how federalism is practiced in India. How federalism is practiced in India. We have seen that we do have federal features in India. We call India a federal country. What are those features we have adopted for the federalism in India? लेकिन in actual practice हम कैसे इस फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है. So first, the constitution, the rule book, that yes, in this rule book we have all the provisions which make India a federal country. ठीक है, हमें पता है ये बात, ठीक है. बट व्हाट अबाउट द रियल सीक्रेट, व्हाट अबाउट द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ओके, क्या ये जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो हमारे इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो हमारी स्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स की, ठीक है, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है, क्या ये सब फेडरलिज्म को एक्चुअली में अडॉप्ट करते हैं और कैसे हमने किया, ठीक है. हम कैसे रियल लाइफ में बता सकते हैं दैट लाइक दिस इंडिया हैज अडॉप्टेड द फेडरलिज्म. ऐसी ऐसी चीजें हमने करी है जिससे हमने फेडरलिज्म को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है. सो बेसिकली द रियल रीजन इंडिया सिस्टम वर्क्स इज बिकॉज हाउ पीपल एंड पॉलिटिशियंस बिहेव, ठीक है. उसी से तो हम देखेंगे ना, पीपल और पॉलिटिशियन, इन्हीं से हमारा कंट्री चलता है. तो क्या ये फेडरलिज्म को एक्चुअली में हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं क्या, तो हम वो देखते हैं. सो वी हैव एक्चुअली मेनी वेज दैट through which the federalism is practiced in India. Now let's just get into the ways how federalism is practiced in India, for which we have actually three tests. So for the basic test, the first test is the linguistic states. Okay, means the division of states based on the language. Okay, so from 1947 to 2019, we have seen many old states have been vanished and many new states have been created based on the language. Right. So these new states also, besides the language, the new states also have been created to recognize the differences of culture, the ethnicity, the geography. Like we can see the Nagaland, we can see the Uttarakhand based on the geography, and also the Jharkhand. What it does is it make our country more united, and also it makes the administration more easier. Okay. Now the second ways is the second test is the language policy. Okay. So we have actually two types of language. First is the official language and second is the national language. So basically official language is one which is used for all the formalities, okay, the formal purposes for which the official languages. And what about the national language is the language which is basically seen mostly in the whole country. Okay, so what in India the situation has is that we do have an official language, we do have an official language, that is Hindi, but we don't have a national language. हमारी कोई national language नहीं है. Why is it so? We'll get into that. That our constitution did not give the status of national language to any language. Why? Because we have a very diverse country, that we have so many languages, and if we give a recognition to one language as a national language, so other people who are associated with different types of languages will get uh, left out, will be left out and will be eliminated, which will not be called the spirit of democracy. Okay, so Hindi was identified as the official language, not the national language. Means it is used for the formal purposes. Why? Because most of the
even 40% of the population in India is of people who speak Hindi. Okay, so we have, that is why we have scheduled languages in which there is Hindi and 21 more languages. These are the major languages spoken in India. Okay, so we have total 22 scheduled languages. Also, if you are appearing for any government exam, so any of these languages you can just choose from any of these 22 languages to be uh, in which you can write your exam. Okay, now the promotion of Hindis, the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka found itself in. What Sri Lanka does, we know that it imposed the Sinhalese language on the Tamil people. But in India, political leaders also gave a hand to it, that they do not impose the Hindi language to, like, especially the South Indian and the North Eastern states. Okay, so that what makes more easier for central government to make the administration and to avoid the backlash by the different people who speak different languages. Next is our center and state relations. What does center and state relations means? That from the independence we can see that mostly there is a, you can say, what we can say it, there is like dominance of a single party, dominance of a single party, right? That is the Congress. We know that we have a dominance of single party. Congress has ruled India on the center level as well on the state level. Like from 1947 over for uh, 2.5 decade, Congress has ruled in all of the states as well as at the center as well. Okay, so what here it tells about the center and state relation, that constitutional arrangement for sharing power really depends to the large extent how the ruling parties and the leaders follow these arrangements. Okay, so for a long time the same party, that is the Congress, ruled both at the center and most of the states. This means that the state government did not exercise right as the autonomous federal units. Why? Because it is ruled by the same government. So अगर सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हुई और उसको स्टेट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो वो गवर्नमेंट कर देगी. Why? Because वो सेम पार्टी के, तो वो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज कर देगी. ठीक है, so when the ruling party at the state level was different, the party ruled at the center tried to undermine the power of the state. और जब नई पावर आई स्टेट पे, कोई दूसरी पार्टी आई, तो सेंटर ने उसको सप्रेस करने की कोशिश करी. ठीक है, इन दो डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आर इंडिया वाज न्यूली इंडिपेंडेंट, so we want a stability at the national level. So what we did, we compromises the state autonomous powers as well at that time. Okay, which undermines the spirit of federalism. But also when the coalition government, like from the 1990, after from the 1990, we can see the trend of coalition governments in which we see many parties to come together and to form the government and the center as well as the state level, which basically improves the center and the state relation, which recognizes all the communities of the India, which basically accommodate all the diversity of the India. So this is what the three tests of the federalism, how it is practiced in India. Now here the last topic of our chapter comes, that is the decentralization in India. Okay, there is an extra E over here. Just a second. डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ही लेकर हम एक लोकल लेवल पे पावर को शेयर करते हैं टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल एट द वेरी ग्रास रूट लेवल. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन. So when the power is taken away from the central and the state government and given to the local government, it is called the decentralization. So we know that the states in India are as large as the independent countries of the Europe. We know, like we have compared in the last chapter as well, that Belgium is like the Haryana. Okay, so states are actually very diverse internally as well. Okay, so we need a power sharing for the states as well to recognize the diversity in the state itself. Okay, so what the basic idea behind the decentralization is, that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. So for which we have another tier of government, which is the local
government. Right now, federal power sharing in India needs another tier of government. Below that of us is the central government. So the rationale for decentralization of the power. Now this resulted in the third tier of the government that we call the local government, which I have explained you earlier only. Okay, now we have actually two types of local government. Okay, we'll understand it here. First, we have the union government, then we have the state government. Now it comes to the local government. So we have two things, the rural and the urban. Okay, so the rural here comes, we talk about the Gram Panchayat, where we will talk about the Gram Sabha and the Sarpanch. And in municipalities, we will talk about the municipal council. I would here say municipalities and corporations. We will take the difference between the municipalities and corporations as well. Okay, so basically this local government thing is basically embedded in the constitution through the 73rd and the 74th amendment in the 1992. Before that there was nothing such thing like decentralization and the local government. So by the 73rd and 74th amendment we got local government in our constitution, which basically obviously increases the citizen participation, empowerment, local accountability, and the development. Obviously, these are the basic outcomes of embedding the local government in India. Okay, so first we will talk about how decentralization was recognized in India, because it is not easy in India कि आप कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी नहीं मतलब आप ऐसे एक नया कंसेप्ट लेके आओगे और सब लोग उसको अडॉप्ट भी कर लेंगे वेरी इजली. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. और वो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा इफेक्टिवली. ओके, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी वास्ट और आधी चीजें तो रेड टेपिज्म में ही हट जाती है. ओके, so there have been several attempts to decentralize India. Okay, so there is panchayats and villages and municipalities in urban areas. लेकिन ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती थी. अदरवाइज लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती नहीं है, बट उस टाइम पे थी when it was not implemented effectively in India. Okay, also elections were also not held regularly, जो कि अब होते हैं, पहले नहीं होते थे. क्योंकि सारी चीजें किसके कंट्रोल में रहती थी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में. सारे रिसोर्सेज सब कुछ क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता था. लोकल गवर्नमेंट के पास they don't have any power and resources of their own. Okay, so after the 1992 they actually get into the power. Okay, so first, the features of the local government. So basically now it is constitutionally mandatory to hold the regular elections of the local government. The seats are reserved for the scheduled caste, scheduled tribes and the OBCs. Okay, so that सबको अपना अपना representation मिले. Also for women we have the one third representation. Local government, the third tier of government, is the first tier which got the reservation for the women. Even not even the parliament, there is a dispute regarding the reservation of the women, but in the local government it was the first tier which got the representation for the women. We have also SEC, we called it SEC, like we have CEC, Chief Election Commission, for conducting the elections. Likewise we have the SEC, State Election Commission, to conduct the elections of the panchayat and the municipal elections. Okay, likewise, the state governments are required to share some powers and the revenue with local government to run. Obviously, we need the resources. Local government need the resources. So that nature of sharing basically refers to amount and refers to the availability of the funds. It varies from states to states. Okay, it depends on each state. Okay, now we have discussed that we have two types of a local government as well. First is the rural and second is the urban. So first we will discuss the rural local government. Okay, so we will call it Panchayati Raj. Okay, we will start from the grassroots level here. Okay, so first we have the Gram Sabha. We will take it as a village. Okay, so in a village we have the Gram Sabha and the Gram Panchayat. Gram Sabha and the Gram Panchayat. What is Gram Sabha? Gram Sabha basically includes all the voters of the village. जो लोग
गांव में वोट करने के लिए एलिजिबल है, दे आर कॉल्ड द ग्राम सभा, दैट इज द विलेज असेंबली। वो 2 से 3 बार साल में मिलते हैं टू बेसिकली अप्रूव द एनुअल बजट और सारे परफॉर्मेंसेस को ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द विलेज काउंसिल। बेसिकली ये ग्राम सभा में से ही, ग्राम सभा जो होती है वो हमारे सारे वोटर्स जो है वो कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं कि ठीक है ये लोग हमारे लिए सारे डिसीजन लेंगे, ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, तो उससे बनती है हमारी ग्राम पंचायत, बेसिकली काउंसिल ऑफ वार्ड मेंबर्स जिसे हम कहते हैं पंच, जिसमें पांच, पंच इज बेसिकली द लोकल लैंग्वेज। ओके, so Panch needs a major 5 members. Okay, we have the president, that is the Sarpanch. Okay, so it is the basically the decision making body for the entire village and works under the supervision of the Gram Sabha. के ग्राम सभा का जो मत होगा वही ग्राम पंचायत का होगा। ऑब्वियसली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राम पंचायत बनी है। अब ग्राम पंचायत जब कुछ विलेजेस की ग्राम पंचायत मिल जाती है, ठीक है, आसपास सारे विलेजेस की ग्राम पंचायत मिलती है, सो दे फॉर्म दी समिति, ब्लॉक और मंडल, ये तीनों ही एक ही नाम है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्यू ग्राम पंचायत। ओके, और हर पंचायत में से कुछ कुछ मेंबर सिलेक्ट होते हैं टू बी द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति, मंडल और ब्लॉक। ओके, नाउ all the panchayat samitis in the districts constitute the Zilla Parishad. We called it the Zilla Parishad. Okay. So basically the head of the Zilla Parishad is called the chairperson. This is the structure of the rural local government. Okay. Now let's just get into the structure of the urban local government. Okay. So we have two agencies for the urban local government, two bodies. First is the municipality, second is the municipal corporation. So municipalities is for the towns. So towns are basically less than more than a village and less than a city. We can consider town as like this, more developed than a village but less developed than a city. Okay, so municipalities are basically set for the towns and the head of the municipalities are called the chairperson, right? And the municipal corporation is for the big cities. Okay, so basically the metropolitan cities I would say, and the head of the municipal corporation we called it a mayor. Okay, there are proper elections to be held for electing the chairperson for the municipality and the mayor for the municipal corporations regularly. So now the conclusion what we say, make out from the decentralization in India, so that there are 36 lakh elected representative in the panchayat and municipalities all over the country. These are the number bigger than the population of many countries in the world. So also there is an increased women representation, as I have mentioned, that third tier government, the local government, is the first tier to be to basically recognize the women's representation. Okay, now but the drawback here is we actually have a drawback that the elections are held regularly, ठीक है, but the ग्राम सभाs are not held regularly. आपने देखा कि ग्राम सभा 2 या 3 बार मिलती है, ऐसा आपने देखा, बट एक्चुअली में क्या वो मिलती है, क्या 2 या 3 बार सफिशिएंट है? अगर वो सपोज मिलती भी है, so is it sufficient? So most of the states government also have not transferred the significant powers to the local government. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक बार आप चलो सपोज ला भी दोगे एक सिस्टम में कि ये चीज होनी चाहिए, बट उसको इम्प्लीमेंट करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया. ओके, सो नॉट दे हैव गिवन adequate resources भी नहीं मिलते for the development of the village or the town or the city, whatever it is. Okay, so we are thus still a long way from realizing the ideal of the self government. So basically local is what? A self government. We can the people at the grassroots level can govern themselves. Okay, can think about their issues themselves and solve their issues themselves with the help of the state. So here we end our chapter. Okay, and yeah, here we enter chapter. We have discussed the federalism. What is federalism? We have discussed the features of federalism. We have discussed how federalism is practiced in India. What are the features we can see in India to call India as a federal country? हमने उनको compare भी किया है कि हमने generalization में क्या क्या features पढ़े और हमने इंडिया में क्या हम उनको compare करते आए हैं कि इंडिया में कैसे practice होती है. हमने 3 चीजें देखी जिससे हमें पता चलता है that federalism is practiced in India. We have seen the decentralization कि ग्रास रूट लेवल पे क्या गवर्नेंस होती है हमारे इंडिया में.
in which we have seen the rural local government and also the urban local government. Also, we have seen a major drawback, the major reality, I would say, not the drawback, the reality of the decentralization in India. So here we will end the chapter. Thank you for watching the video and please stay tuned for more videos. Please subscribe and like and share my channel. Thank you so much.